अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर हुसैन। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले सामने आई है और ये एक मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूज़ है जिसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि अपना हुर्मुज़ जो है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जिसको कहा जाता है, वो फाइनली ईरान ने ये फैसला किया है कि उसको खोल दिया जाए। और ये ख़बर ऐसी है कि इसके आने के फ़ौरन बाद से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक प्राइसेस का डिक्लाइन हमने देखा है, जो कमोडिटी मार्केट में और ख़ास तौर पे ऑयल के अंदर बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन आ गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट अब तक हुई है और एक डेडलॉक सॉर्ट ऑफ बना हुआ था लेबनान के हवाले से। और यकीनन जो करंट अफेयर्स के ऊपर जिनकी नज़र है, जो ख़बरों को फॉलो कर रहे हैं, उनके यकीनन इल्म में होगा कि ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ डेडलॉक जो है वो बन चुका था। ईरानियन अथॉरिटीज़ और अमेरिकन अथॉरिटीज़ के दरमियान जो डायलॉग हुआ, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि इसके अगले मरहले के हवाले से वो बात की जा रही थी, और उसका भी पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से बात हो रही थी, जिसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से दी गई थी। और लेटली जब ये फैसला सामने आया है तो ये बड़ी ही खुशाइंद बात है, बहुत ही एक समझ लें कि बड़ी डेवलपमेंट इसको समझा जा रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और इसके हवाले से बात की जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट है, जो अब फॉर्मली नोन एज एक्स जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर ये आपके सामने स्क्रीन पर भी हमने चला दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज़ कम्प्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज, बट द नेवल ब्लॉकेड्स विल रिमेन इन फुल फोर्स। अच्छा, अब ये इसको कहने की क्यों ज़रूरत है, ये बात कहने की पेश आई है, इसके ऊपर भी आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ख़ास तौर पे जो ऑयल कार्गोज़ हैं, उनको जो है वो एक्सेस दिया जाएगा, और ये बड़ा ज़रूरी था पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पे वेस्ट के लिए, कि जिनका टोटल एक्सेस जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू था। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है। नाकाबंदी के हवाले से ये कहा गया है कि अब फिलवक्त जो है इसको ऑन होल्ड रखा गया है, और पॉसिबली जब ये डायलॉग होंगे अब, जिसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी कि वो पाकिस्तान जो है वो जा सकते हैं, मे बी का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान खुद जाएं अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है। तो नाउ फाइनली न्यूज़ हैज़ कम कि अब ये ब्रेक थ्रू हो चुका है, ईरान ने इंडिकेशन दे दी है। उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है, अपने जो मैसेज है एक्स के ऊपर जो उन्होंने जारी किया उसमें उन्होंने ईरान का भी शुक्रिया अदा किया। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बार बार वो हाईलाइट कर रहे हैं और हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का जो है वो बड़ा खुल के तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी प्रेस कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोनों हजरात ऐसे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मुमकिन हो सका कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो मुमकिन हुआ, और उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और साथ साथ जिस बात में ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है वो ये कि अब वो ख़ुद चांसेस ज़्यादा हैं कि इस्लामाबाद तशरीफ़ ले ही आएँ, और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रीजन के अंदर जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, और हमारे पास जो सवालात शाम से लेके अब तक जो है मौसूल हुए हैं उसमें हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी, जिसको एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगा था, वो कैसे रिकवर करेगी। और साथ ही एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ये जो प्राइसेस के अंदर सर्ज आई थी, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से एनर्जी की प्राइसेस के अंदर सर्ज आई थी, इसके अंदर अब डिक्लाइन कैसे आएगा ये हमें देखना होगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे पास ऑन करेगी। और साथ ही ये कि जो इन्फ्लेशन का एक हमारा कंसर्न था जो कि सिंगल डिजिट के अंदर इंटैक्ट हमने रखी हुई थी, इस सारे टर्मोइल के बाद और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो प्राइसेस में सर्ज आई है, इन्फ्लेशन के नंबर डबल डिजिट में गए हैं, उसको कैसे सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आएंगे। दो के ही कहा जा रहा है कि समहाउ हमने उसको इंटैक्ट तो रखा है, बट लेटली अब देखना यह है कि इसको कैसे पास ऑन किया जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही एक साय ऑफ रिलीफ है पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे वेस्ट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो जनाब ये अब तक की जो है वो बड़ी अहम स्टोरी है जिसके हवाले से हमने आपको आगाह किया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ बयानात भी हैं जिसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। और जैसे अभी एक कॉन्फ्लिक्ट अभी भी छोटा सा एक ऐसा है जो मौजूद है, वो ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसकी नाकाबंदी के हवाले से इसका क्या फ्यूचर होगा, ये कैसे सेटल होगा, और मोस्ट लाइकली कि वो जो डायलॉग होंगे
वो ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है सीज़ फायर के बाद, ख़ास तौर पे जो लेबनान के अंदर सीज़ फायर हुआ है उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब ये अमेरिका कहने पे मजबूर है कि ईरान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ना सिर्फ इस बात के ऊपर बल्कि इसकी वजह से भी कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर बड़ा वाइजली जो है वो डिसीजन लिया है। गोइंग फॉरवर्ड क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुड लाइक टू नो। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, ख़ास तौर पे ईरान का जो फ्यूचर है, जो ईरानियन इकोनॉमी है, जो इससे पहले जहाँ पर सैंक्शंस लगे हुए थे, जहाँ पर ट्रेड एम्बार्गो लगे हुए थे और बहुत सारे उनके ऊपर जो है वो फ़ॉरेन अकाउंट के हवाले से, फ़ॉरेन अकाउंट जो उनके थे बैंकों के अंदर पैसा जो था उसको फ्रीज़ किया गया था। अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी तो एक बहुत बड़ा इकनॉमिक रिवाइवल ईरान के अंदर आएगा, एक बहुत बड़ी इकॉनमी भी है, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन भी है। उनके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर होगी कि उन्होंने वॉर फ्रंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दो बड़ी पावरफुल नेशन को उन्होंने जो है वो टैकल किया और उसके साथ साथ अगर वो ये सैंक्शंस को भी हटवाने में कामयाब हो जाते हैं, ट्रेड के लिए भी अगर उनको पैसेज मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और साथ ही जो कंडीशन लगाई गई थी जिसके ऊपर एक डेडलॉक और बन चुका था, वो ये कि जो यूरेनियम वाला जो फैक्टर था जिसके ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी, उसके ऊपर स्टैंड बाय करते हैं डिसीजन के ऊपर या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसका पार्ट है डिस्कशंस का। तो देखते हैं कि इसका आउटकम अब क्या निकलता है। बट पूरी दुनिया के लिए एक साय ऑफ रिलीफ है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ईरान की जानिब से खोल दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो डायलॉग हैं, जो सेकंड फेज़ है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा और इसमें जो पार्टिसिपेशन है ख़ास तौर पे यूएस प्रेसिडेंट की, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और पूरी दुनिया के लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद है। तो जनाब इसके हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और भी इसके अलावा बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है, ख़ास तौर पे कमोडिटी मार्केट के अंदर जो हमने देखा 8 to 9% का डिक्लाइन आया है। प्राइसेस जो मैं देख रहा हूँ स्लाइड कर गई थी और $85 तक जो है वो प्राइसेस को आते हुए हमने देखा है। वेल लेट्स सी कि आगे जाके फर्दर कितना डिक्लाइन आता है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा कि ये जो डिमांड पैटर्न है किस तरह काम करता है और ख़ास तौर पे जो प्राइसेस का डिक्लाइन है अब इसको कैसे पास ऑन किया जाएगा, वेट एंड सी के ऊपर है। इसको देखते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए, देख रहा है पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, देख रहा है पाकिस्तान में। और जनाब इंट्रो में बात हुई थी कुछ अब तक की डेवलपमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका जो ट्वीट आया है लेट्स से एक्स के ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया है रिगार्डिंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में बात हो रही है। और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है और मोर इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा ये कि ये लास्टिंग होगा या नहीं होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स स्टैंड बाय करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वुड लाइक टू नो। जनाब हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब हमें ज्वाइन कराएं, उनको मैं वेलकम करूंगा। डिफेंस एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया तारिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ साथ डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। देन वी हैव मोहम्मद पना साहब, रहनुमा हैं मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब पना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब के साथ। तारिक साहब ज़रा ये बताइएगा अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है और ख़ास तौर पे ये जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है ऑल ऑफ अ सडन, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और अगेन कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है फाइनली इसको ना सिर्फ एक्नॉलेज किया जा रहा है बल्कि रिपीटेडली इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, तो हमारे लिए तो बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है। आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को प्लीज़? देखिए, टू स्टार्ट विद आई लाइक टू कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, ऑल द लीडरशिप फॉर पुटिंग अनटायरिंग एफर्ट्स टू अचीव एक सीज फायर की तरफ। एब्सोल्युटली। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक जो मैसेज आया है एक्स पे कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, दिस इज एग्जैक्टली द सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस। और हमें अपने रब का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कल जो इंडियन मीडिया है वो तो पागल हुआ है। उन्होंने 3,000 रुपए फी
पंडित दिए हैं, दुआ करो कि एग्रीमेंट नहीं हो। माय वर्ड। तो ये आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ, आई सॉ इट ऑन द क्लिप। This is hilarious. Absolutely, it's a very serious subject. But yet, you are absolutely right. We have seen so far. देखिए exactly अब आ this is जाइए happening. दी एग्रीमेंट जो होने जा रहा है। Yes. देखिए 3 चीजें जो आई विल लाइक टू आइडेंटिफाई Yes. एज ए स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट, इसका एक ग्लोबल डायनामिक्स इम्पैक्ट आएगा। जी। इस लड़ाई के बाद ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज टू इमर्ज। देयर इज गोइंग टू बी ए पोलैरिटी ऑफ मल्टीपल पावर सेंटर्स। Right. America no more remains the superpower. There is a rising south जिसमें China जी। और Russia है। So the South bloc has been strengthened after this war. Right. Right. और जो भी डायनामिक होगी डिप्लोमेसी की और इंटर स्टेट अफेयर्स की, उसमें ये नई डायनामिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। Absolutely. नंबर 2, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान को बचाया है, पाकिस्तान ने अपने आप को भी बचाया है। जी। क्योंकि इजराइलीज का नेक्स्ट टारगेट जो है, मैं तो कई सालों से कह रहा था, हमारे पास जो हमारे ऑफिसर्स कोर्स करने जाते थे जॉर्डन वगैरह में, जो उनका इजरायली ऑफिसर से इंटरैक्शन जो कांटेक्ट होता था, जी। वो बताते थे कि उनको बचपन से पढ़ाते थे कि एनिमी नंबर 1 इज पाकिस्तान। जी। सो इफ दैट इज द सिनेरियो, तो पाकिस्तान ने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े, अगर ईरान गिरता तो फिर हमारी बारी आती। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अब एक रीजनल, मैं समझता हूँ कि जो आपको याद होगा, हम जब यंगस्टर थे, यंग ऑफिसर्स थे, उस जमाने में आरसीए रीजनल को एक क्वाड बना था, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान। वो बाद में चला नहीं था, खत्म हो गया था, फिर हालात बदलते गए, दी वर्ल्ड पावर स्टेटस चेंज हो गया, सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया, अमेरिका बिकेम यूनि पावर, फुकुयामा ने कहा दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। जी जी। The things have gone back full circle. Now there are 3 powers. Yes. And Pakistan now should have courage to revive this. अब इसमें क्वाड आ गया है जी। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की शमूलियत भी है। बिल्कुल ठीक तो है। अब ये जो चारों मुल्क हैं, ये दे शुड क्रिएट ए मुस्लिम ब्लॉक। राइट। और पावर, मनी एंड एक्सपर्टीज तीनों की कॉमन है, और इसको यूटिलाइज करके दे कैन बी ए वेरी पावरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट, एक नया ब्लॉक जो है वो बन चुका है, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यही और तीसरी में जो मेरा बात, तीसरा जो मेरा पॉइंट है, वो इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट पाकिस्तान को जो है। जी जी। देखिए ईरान से हमारी जो कुर्बत है वो कोई 5000 साल की है। यस। हमारा जो खित्ता है, इसके ऊपर 600 साल पर्शिया ने हुकूमत की थी। यस। प्रायर टू पाकिस्तान। राइट। हम मुगल दौर तक पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट। जी जी। व्हिच वाज 1861 में लॉर्ड मकाले ने पार्लियामेंट में एक बिल पास करके अंग्रेजी को सरकारी जबान बनाया था, टू कट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम द कल्चर एंड द गवर्नमेंट। राइट। जिसका नुकसान हमें बहुत हुआ अगले 100 साल, और पाकिस्तान तो छोड़े, पूरे इंडिया के मुसलमान जो है नीचे चले गए। अब टाइम आ गया है कि वी शुड कोऑपरेट विद ईरान। हमारा जो पोटेंशियल है, मैं काफी चूंकि 31 साल से कॉर्पोरेट में हूँ और काफी कंपनी से वास्ता पड़ा है। और हमारा एक प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था वो ईरान में भी है, उनका प्रोजेक्ट, दैट इज कमास ट्रक्स। नाउ ब्रिगेडियर साहब, लेट मी इंटरप्ट यू फॉर अ व्हाइल। मैं ज़रा चाहूँगा ज़रा इसी मौजू के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लूँ। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर जो है अशफाक अहमद साहब भी हैं। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को भी मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा और उनसे चाहूँगा थोड़े से इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो जाए। डॉक्टर साहब, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है
दो चीज़ें जहन में लोगों के हैं, एक तो ये कि ये अपना जो वर्ड है इसके ऊपर स्टैंड बाय करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येट हमें ये भी देखना है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने पॉइंट आउट किया कि अब एक नई पावर इमर्ज हो रही है और इम्पोर्टेंटली जो अमेरिका के पास जो स्टेटस था एक सुपर पावर का, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिकन भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं। उसकी सर्वाइवल के लिए अब क्या करेंगे? क्या कोई एक नया एडवेंचर की उनको ज़रूरत है जिसको वो माजी में भी परस्यू करते रहे हैं और अब दोबारा से परस्यू करेंगे? तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप कमेंट करें प्लीज़। जी, थैंक यू यासर। मैं समझता हूँ कि जो आपका पहला पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है इस सारी डिस्कशन में। वो ये है कि क्या ये सीज़ फायर या जो पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है ये पायदार होगा कि नहीं होगा। जी। यहाँ पे मैं इसका जिक्र करूंगा गाज़ा का, कि गाज़ा में सीज़ फायर लाइन चल रही है, पीस अकॉर्ड पीस भी हो गया, लेकिन अभी तक जब भी इसराइल का दिल चाहता है वो उन पे बमबारी करके उनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम ईरान की और अमेरिका की और ईरान और इसराइल की बात करें तो ईरान के साथ इस पीस अकॉर्ड के बाद आई डू नॉट थिंक कि किसी किस्म का ये मिस एडवेंचर दोबारा अमेरिका या इसराइल करेगा। उसकी रीज़न ये है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो उनकी डेप्थ है और जो स्ट्रेटेजिक उनकी क्लैरिटी है उसको साबित किया है। और इस 40 दिन की जंग में देखें ईरान को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा और 13,000 के ज़्यादा उनके टारगेट्स उनके हिट हुए उनके मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद, और जो मेन लीडरशिप थी उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी रेजिलियंस से ये साबित किया कि एक सुपर पावर विद अनदर कंट्री जो कि अपनी मिलिट्री हार्डवेयर के साथ दुनिया में मानी जाती है जैसे इसराइल है, उनको भी वो इस नेगोशिएशन पे ले आए हैं। और इस 40 डेज की वार ने मिडल ईस्ट के जो डायनामिक्स हैं वो फ्यूचर के लिए बड़े ऐसे कर दिए हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि ईरान को अभी उस तरीके से नहीं लिया जाएगा जैसे इससे पहले लिया जाता रहा है। और आपका जो क्वेश्चन दूसरा है जिसका पार्ट है कि देखिए अमेरिका की सुपर पावर का जो स्टेटस है मैं समझता हूँ वो चैलेंज जरूर हुआ है, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर है जिसकी मिडिल ईस्ट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी एक हेजमनी है और कुछ अर्से तक मजीद रहेगी। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मिडिल ईस्ट की जो डायनेमिक्स है उसमें क्या होने जा रहा है, जो 11 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हुए या नशिस्त हुई अमेरिका की और ईरान की लीडरशिप के साथ, तो उसमें देखें जो दो मेन पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो न्यूक्लियर था और उसके साथ अब-नए हुर्मुज़ के ओपन करना था। जो सबसे प्लस चीज़ हुई है वो ये हुई है कि आज जैसे आपने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी किया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि अब-नए हुर्मुज़ खुल गया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर ले। पहली बात यह है कि अब-नए हुर्मुज़ जो खुली है वो कमर्शियल शिप्स के लिए है, जो नेवल वेसल्स हैं उनके लिए नहीं है। और अगर एक बात, दूसरी बात यह है कि ट्रांजिट नहीं कर सकती कमर्शियल शिप्स जो हैं वो विदाउट द परमिशन ऑफ IRGC, जो ईरानियन जो गार्ड्स हैं उनकी परमिशन से करेंगी। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि जहाँ पे ट्रंप ने आपने के जो सोशल मीडिया पे जो मेंशन किया, उन्होंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि गुड न्यूज़ इज एंड इज थैंकफुल टू ईरानियन लीडरशिप कि उन्होंने अपना इस हुर्मुज़ खोल दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉकेड है वो रहेगा, नंबर 1 जो उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ। और थर्ड थिंग है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में जो ईरानियन लीडरशिप है, जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थी कि हमने जो अब-नए हुर्मुज़ खोली है ये टेम्परेरी है उस वक्त तक जब तक पीस अकॉर्ड नहीं हो जाता है। और इस सारी सिचुएशन में देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका रहा है इससे पहले, वो पहले एक एक्सट्रीम पे जाते हैं, उस एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर वो नर्व्स की चेक करते हैं कि जो उनका ओपोनेंट है, जो लीडरशिप है, जो कंट्री है, he takes a U-turn actually। तो पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है ना, जो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू सॉलो है, दैट इज U-turn। ही टेक्स U-turn एवरी नाउ एंड देन। मैं डॉक्टर साहब इसके ऊपर आपसे ज़रूर एक और पॉइंट ज़रूर लूँगा, लेकिन ब्रेक पे जाना है और उससे पहले मैं चाहूँगा ज़रा पना साहब को भी लाइन पर ले लूँ। पना साहब भी हमारे साथ हैं। पना साहब, ये जो सारी सिचुएशन हुई है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप भी कमेंट कर दें, खासतौर पर पाकिस्तान की जो अचीवमेंट सो फार रही है इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज़। सबसे पहले तो सर कांग्रेचुलेशन मैं अपने चीफ डिफेंस फोर्सेस को देता हूँ। मैं उसको शेर पाकिस्तान का भी कहने से गुरेज नहीं करूंगा। हालत जंग में ईरान में जाके जहाज उसका उतरा, आज हुर्मुज़ खुल गया। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा बंदा है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विथ यूनिफॉर्म आज तक जंग हालत में जाके जहाज उनका लैंड किया है। एग्जैक्टली।
ये हमारे लिए एजाज है, बिल्कुल, हम उसके लिए दुआगो हैं, अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन, बिल्कुल। और बिल्कुल करते रहेंगे। पाकिस्तान में ऐसे अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि चीफ जस्टिस हाफिज मुनीर जैसे बच्चे पैदा करे। मैं उसके वालिदैन को, वालिदा को सलाम पेश करता हूं कि आपने ऐसा दिलेर बच्चा पैदा किया है जो आज पाकिस्तान का फ्लैग लेके जंग हालत में जाके वहां लैंड किया है। मुझे एक मिसाल दुनिया में दे दो कि जंग हालत जिस मुल्क में होती है वहां जाके इस किस्म की लैंडिंग आज हॉर्मुज़ खुल गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लैंडिंग से जाने से पहले आप ये खोल दिया। बिल्कुल ठीक है, यू हैव वेरी राइटली सेड, बिल्कुल आपने सही कहा। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, इससे पहले भी उन्होंने प्रूव किया और एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रूव किया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये बड़ा मुश्किल काम था कि बैटलफील्ड में जाकर इस वक्त और रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए, देख रहा है पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से, ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से कि बहुत ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन इसके हवाले से पाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। और स्पेकुलेशन जब होती है तो मार्केट्स के अंदर बड़ा पैनिक जो है वो हमें नज़र आता है। बहरहाल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब तक तो जो खबरें आई हैं ख़ास तौर पे कमोडिटी मार्केट से और ऑयल मार्केट से, वो बड़ी सेटिस्फाइंग है। प्राइसेस के अंदर स्लाइड आ चुका है। और अभी तक जो ब्रेक में भी क्वेश्चन आ रहे थे वो इसी हवाले से आ रहे थे कि हमारे यहाँ प्राइसेस का डिक्लाइन अब कब आएगा और ये पास ऑन कब किया जाएगा। आगे चल के इसके ऊपर बात करूँगा। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी जनाब मोहम्मद पनाह साहब से, जो कि रहनुमाए मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। और बाकी जो हमारे मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, उनको भी वेलकम करूँगा और डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मैं पनाह साहब ज़रा चाहूँगा आपसे, ज़रा बात आपकी अधूरी रह गई थी ब्रेक की वजह से, बात चाहूँगा मुकम्मल कर लें। आप कमेंट कर रहे थे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के हवाले से, और पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। और ये मौका जो है वो बड़े अरसे के बाद हमें मिला है कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की बात हो रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे मजीद प्लीज़? सर थैंक यू। जैसे मैंने पहले अपने जिक्र किया था कि ये दोबारा मैं लफ्ज यूज करूँ, ये हमारा जो चीफ साहब है शेर पाकिस्तान का लफ्ज मैंने यूज किया था। बिल्कुल मैं एक्सटेंड करता हूँ। दूसरा ये कि ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की थी कि अमेरिका का ये एटमी ताकत चैलेंज, मैं नहीं समझता। ऐसे अफगानिस्तान में भी तो हो गया था, चला क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पाकिस्तानी पीएम पे, चीफ साहब पे, सब पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। जो आदमी ट्रस्ट करता है, प्रेसिडेंट यूएसए का ट्रस्ट करके हमारे ऊपर ये फालसी का किरदार भी और आ भी रहा है। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए ऑनर है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो काबिल एहतराम है ईरान, लेकिन मैं एक बात करता रहा, अमेरिका ने बहुत ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर। ठीक है, इसी ट्रस्ट से इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसी ट्रस्ट से इसराइल को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो लिहाजा मैं खास करके सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज दुनिया ट्रस्ट कर रही है, ये हमारी ये खारजा पॉलिसी जहां तक कामयाब हुई है, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इतनी मेहनत की है जो आज हमारा दुनिया पूरा पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इसी वजह से तारीफ भी हो रही है, लोग सराह भी रहे हैं हमारी जो कोशिशें हैं और ख़ासतौर पे जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी चाहिए तो बिल्कुल खुदा से दुआ मांगे, ये एजाज हमें पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और जो मिलेगा अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पनाह साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हमारी अधूरी रह गई थी। आपने जैसे कहा था कि एक तो स्टेटस है वो चैलेंज हो गया है, दूसरा ये कि जो अब ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, क्या ये सोचा जा सकता है, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे अरबियन कंट्रीज़ हैं जिसमें यूएई है और दीगर ममालिक उसकी सराउंडिंग में हैं, क्या पहले से ज़्यादा वर्नेबल हो गए हैं
उनकी इकॉनमीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे इस एपिसोड में जो कुछ हुआ है तो वहाँ पे लोगों के बहुत सीरियस कंसर्न्स अब हैं, और वहाँ पे जो ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में जो फॉरेनर्स ने काम किया हुआ है वो भी थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहे हैं। क्या उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा? गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है? चाहूँगा ज़रा इस एस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए प्लीज़। जी यासर, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए, जो मिडिल ईस्ट की डायनेमिक्स हैं उसमें ये एक ऐसा रीजन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन की पॉपुलेशन है और ये एरिया के हिसाब से बहुत कंजस्टेड है। राइट। और जब इसमें इजराइल, ईरान और अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं और साथ टर्की भी ऑफ कोर्स, तो इनके अपने डायनामिक्स हैं, इनके अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं और इनके प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर में मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज जो जैसे यूएई है और कतर, कुवैत, सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, ये किसी ज़माने में इनमें ख़ास तौर पे जो 3 मुल्क थे, यहाँ पे दुनिया सारों का ट्रस्ट था कि ये नॉर्म सिटी का बनना और ये सारी चीज़ें कि ये इन्वेस्टमेंट का एक हब था और यहाँ पे लोग बड़े ऐसी इन्वेस्टमेंट समझते थे कि जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है। राइट। लेकिन इस ईरान की, अमेरिका और इसराइल के साथ वार के बाद डायनामिक्स ज़रूर चेंज हुए हैं और आने वाले दिनों में मजीद होंगे। और अगर आप यूएई की देखें, उनकी जो रियल एस्टेट है उसमें 25 to 30% जो है डिक्लाइन आया है और लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अभी वो हेसिटेंट हैं कि वो यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और लाऊंगा। देखें, जो इजराइल की जो हेजिमनी थी मिडिल ईस्ट में कि जब चाहा जो चाहा कर लिया, वो अभी शायद ना हो। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि हिजबुल्ला, और देखें जिसके पास काउंटर अटैक की सलाहियत नहीं है, जैसे पैलेस्टीनियन और गाजा के लोगों के पास नहीं है या वेस्ट बैंक के लोगों के पास नहीं है, तो आए दिन इजराइल उनके ऊपर चढ़ाई करके जो चाहता है अपने इलाके नेक्स्ट कर लेता है, अपनी जो उनकी आबादियां हैं उनके ऊपर काबू कर रहा है, कब्जा कर रहा है। लेकिन लेबनान ने आगे से रिजेंटमेंट शो की और लेबनान ने उनको जब उसका टफ टास्क के तौर पर डील करवाया इजराइल को, तो उसके बाद देखें आज सीज फायर हुई है लेबनान की, जो कि बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है। आबनाइज हुर्मज का खुलना लेबनान की सीज फायर के साथ मैं समझता हूँ मुंसलिक है और ईरानियन लीडरशिप को बड़ा एतमाद हुआ है इससे। और मैं समझता हूं कि अभी इजराइल उस तरीके से डील नहीं करेगा ईरान को इन फ्यूचर जिस तरीके से वो पहले समझ रहे थे, क्योंकि अब देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था ऐसे 9 साल पहले, उसमें भी नेतन्याहू का एक एजेंडा हमेशा से रहा है कि किसी तरीके से यूएस को मिला के ईरान पे अटैक किया जाए। ओके, हो गया। 40 डेज में दुनिया की बेस्ट 2 आर्मीज विद द बेस्ट वेपन्स, उन्होंने ईरान को अपनी तरफ से, तो दे वांटेड टू डू एवरीथिंग विद इन अ वीक, लेकिन 40 डेज के बाद वो अभी खुद निगोशिएशन के लिए कह रहे हैं। अब ऑब्वियसली आपने बड़ा बाकी जो स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़ा कमेंडेबल काम किया, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन इस सारी चीज में जो देखें, अगर यूएस को इस ईरान के अगेंस्ट अगर कोई बड़ी सक्सेस मिल रही होती या ईरान को न्यूट्रलाइज कर लेते, तो वो कभी भी निगोशिएशन टेबल पे ना बैठते, क्योंकि यूएस का तो एक बड़ा तरीकाकार है, जिस मुल्क में उनको आगे से अच्छा रिस्पांस मिलता है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वॉर, उनको एक बी फिटिंग रिस्पांस मिलता है, तो फिर वो उनके साथ निगोशिएशन टेबल पे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है वो ईरानियन लीडरशिप को और उनके लोगों को जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखिए, पहली स्ट्राइक में जो 28 फरवरी को हुई 2026 में, ईरान की जो मेजर लीडरशिप थी उन्होंने उनको खत्म कर दिया। लेकिन ईरान की जो आने वाली लीडरशिप थी, जिसमें वो कितनी बड़ी एक मैसेज था जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो अल-कुद्स रैली को खुद लीड किया जंग के दौरान, और ये दुनिया को साबित दिखाया और वहां के लोगों ने दिखाया कि ईरानी कौम इस तरीके से आप उसको नहीं कर सकते, महकूम कर सकते या डिफीट कर सकते। और ये जो इंप्रेशन है, आई थिंक आने वाले दिनों में इजराइल, अमेरिका या कोई भी जो पावर है वो ईरान को दोबारा टेक ऑन नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, यू वेरी राइटली सेड, रेजिलियंस तो शो की है और ये अनमैचेबल है। इस वक्त मॉडर्न एरा में बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं, इतनी बड़ी सुपर पावर के अगेंस्ट खड़े हो जाना। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर आना चाहूँगा, ज़रा उनसे ये जानना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, थिंग्स हैव सेटल्ड सो फार, ऐसा महसूस होता है कि सेटलमेंट हो गई है, बट द पॉइंट इज़ कि जो ग्रेटर इसराइल की कॉज पे काम कर रहे हैं, वो जो वॉर मिनिस्टर है बार बार एवरी नाउ एंड देन इंडिकेशन देता है कि एक होली लैंड के लिए काम कर रहे हैं, इट्स अ सेक्रेड वॉर है, इसके लिए आपको सबको खड़ा होना होगा। ये फैक्टर तो अभी भी मौजूद है, ये इससे तो पीछे हटने वाले नहीं है, जैसे कि वो इंडिकेट कर भी रहे हैं।
तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई सेटलमेंट हो भी जाती है, बट इन अ लॉन्गर रन ये तो दोबारा से ये हरकत करेंगे, ये तो एडवेंचर की तरफ जाएंगे, फिर क्या किया जाएगा? और क्या आपके ख्याल में ये जो टाइम मिलेगा, क्या ईरान दोबारा से इमर्ज होगा एक नई ताकत की शक्ल में? ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। प्लीज़ इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा कमेंट करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री पावर्स, हेनरी किसिंजर ने कहा था, दे आर ट्विन सिस्टर्स। जी जी, यू कैन नॉट हैव ए डिप्लोमेसी विदाउट पावर। राइट राइट। और ईरान ने 40 दिन में ये साबित कर दिया है कि दे हैव द पावर टू काउंटर बोथ यूएसए एंड द इजरायलीज। जी। दूसरी बात, ईरान ने ये साबित कर दिया, मैं एज ए गनर कह रहा हूँ, आई हैव बीन ए कमांडर आर्टिलरी, कमांडिंग मिसाइल रेजिमेंट्स एंड एवरीथिंग, कि ईरान ने ये साबित कर दिया कि दे कैन फाइट 21st century वॉर on the basis of communication and space communication and space integration in domain। जबकि अमेरिकन के जो कैरियर थे, दे आर 20th century आर्मेडा। आप देखें कि जब मिसाइल्स उनको हिट हुए, they had to withdraw because they were not hit by the submarines. They were not hit from the below. Exactly. They were hit from the top. So there is a difference of war, strategic war and the concept of war जो अभी 40 दिन हुई है। बिल्कुल। अब आइए इजराइल की तरफ। यस। इजराइल जो है 2% ज्यूज है अमेरिका में, 25% are Christian Zionists. Exactly. And they are actually holding power in both Senate and Congress. बिल्कुल ठीक है। So that strength of Israel is there. And they also hold the power of the financial institutions and the media. बिल्कुल बिल्कुल। So ये तो स्ट्रगल चलती रहेगी, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है, और मेरी नहीं बल्कि बहुत सारे जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं दुनिया के, जैसे मीश मेर है, करन डगलस मुखातर है, द ग्रैंड इजरायली प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ठीक है, ठीक। इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड नाउ इन द न्यू डायनामिक्स। जैसे मैंने पहले कहा कि पनाह साहब की बात ठीक है, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर ट्रम्प फॉर ट्रस्टिंग अस। ही ट्रस्टेड अस because of the efforts of our leadership. Exactly. To negotiate. अच्छा, वो ट्रस्ट जो होता है within their interest होता है ना, तब तो बिल्कुल ठीक होता है। जैसे आपको याद है कि 9/11 के बाद हुआ था, ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। वो ट्रस्ट उन्होंने मुशर्रफ साहब के ऊपर भी किया था, बट लेटली क्या हुआ कि उन्होंने, उनके CIA के एक्स ऑफिसर ने फिर ये किताबें भी लिख दी, उसमें मेंशन भी कर दिया कि हमने तो क्लियर थ्रेट किया था और उनको हमारा अलाई बनना पड़ा इवेंचुअली। तो वो थैंकफुल तो रहते हैं, बट उस वक्त तक जब तक उनका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहता है। लेकिन ये बड़ी अभी ऐसा ही होगा, ये मैं आपको बता दूं, आप किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड यही होने जा रहा है। इंटरस्टेट अच्छा चले, जो भी मामलात होते हैं, ब्रिगेडियर साहब, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम, होते हैं। मैं चाहूंगा सर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब भी हैं जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। अकमल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़ा आपसे शॉर्टली ये क्वेश्चन करूँगा कि हमने इसमें से निकालना क्या है। मैं पाकिस्तानी ज़बान में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है। ठीक है जी, आप बहुत अच्छे हैं, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी टाई लगाई है, ठीक है, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो हमारे ऊपर ये फाइनेंशियल क्रंच है, ये जो सिचुएशन जिसके अंदर हम काफ़ी अरसे से ट्रैप है, विच इज़ IMF, इससे कैसे गेट रिड करेंगे, ये बताइए। जी अकमल साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, मैं आपको बताऊं, आज दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। और मुझे आज याद आ रही है जनरल हमीद गुल मरूम की वो बात, वो कहते थे ना कि एक वक्त था कि लोग कहते थे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दे दी, और एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। ठीक है ना? तो अमेरिका इज नो मोर सिंगल वर्ल्ड पावर, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑनवर्ड्स, राइट?
और इसमें हमारे जो फील्ड मार्शल साहब का किरदार है और जो मार्कोर का जो किरदार है, आप सोच नहीं सकते कि इसमें उन्होंने किस तरीके से जो है ना वो अमेरिका को इसमें से निकाल के एक सेफ रास्ता दिया है। तो 100% क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल, जिस तरीके से ईरान के ऊपर उन्होंने अपने ताल्लुकात को, अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है और उनको एक मसालियत की तरफ लेके आए हैं, ठीक है ना। अब इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है, देखिए अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान जो है ना उसने अपनी सफारती जो है वो कामयाबियां वो भी मनवा ली है, लोहा मनवा ली है, ठीक है। अपनी जो है वो जो दिफाई जो लोहा है वो भी मनवा ली है इंडिया के मुकाबले में। और अब पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान है कि उसकी बात दुनिया सुनेगी। ठीक है। पहले हमारी बात जो है ना वो लोग सुनते नहीं थे, अब जो है ना हम इस पोजीशन में आ गए कि हमारी बात की एक क्रेडिबिलिटी है, एक ऑथेंटिसिटी है। अब जो है ना वो हमारी वो इंडिया पानी नहीं, तो अकमल भाई एक चीज की निशानदेही कर देना, क्रेडिबिलिटी तो आपकी होती है, पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, 10th में के बाद भी थी, बट ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना कि $3 अरब $4 अरब हम मांग लेते हैं, इससे कैसे निकलेंगे ये तो बताइए ना। देखिए पहले मोदी की टोन कुछ और होती थी। अच्छा, बाकी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, इसको ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि हम जो है ना अपनी सिफारती और पिछले साल की दिखाई कामयाबी को भी बदकिस्मती से माशी कामयाबी में नहीं तब्दील कर सके थे। मेरे ख्याल में अब जो है ना वो हुकूमत को अपनी तमाम तर एफर्ट्स को करनी चाहिए कि इसको जो है ना वो माशी कामयाबियों की तरफ लेके जाए और ये जो मतलब इसको जो है ना बाकायदा कन्वर्ट करें कि हमारे यहाँ पे ये सारे कंट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या सऊदी अरब से हमें तेल की जो सहूलत मिलती है वो मिले। इसको मेरे ख्याल में ट्रांसलेट करना जो है वो माशी तौर के ऊपर ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय और दिफाई तौर पर तो पाकिस्तान कामयाब हो गया, माशी चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निकलना है ये अब आने वाला वक्त है। ऑलराइट, पॉलिसी डिटरमिन करेगी कि होना क्या जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, जरा डॉक्टर साहब से इस बारे में उनका भी व्यू ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ये जरा फरमाइएगा कि ये जो सारा एपिसोड हुआ है, अप्रिसिएशन भी हो गई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका, बट ये जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो सिचुएशन है, जो बहुत डिटोरिएट हो रही है, और हमने जो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि उसी की बात सुनी जाती है जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है और स्ट्रांग होता है। बट अब वेरी सॉरी टू से हमारी जो लीडरशिप है उसकी कोई डायरेक्शन सो फार मुझे नज़र नहीं आती कि वो डिटर्मिन हो कि आने वाले वक्त में हम आपको अपने आप को एक डिप्लोमेटिक, एक ऐसी स्टेट तो हमने बना लिया जिसको पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्या हम फाइनेंशियली भी अपनी एक्नॉलेजमेंट को हासिल कर पाएंगे? क्या हमारा ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और क्या ये है? क्या ऐसे एक्शंस नज़र आ रहे हैं? प्लीज़ यासिर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है और मैं इसको इस तरीके से इसका आंसर करूंगा कि हम इंडिया को डेफिनेटली, इंडिया इज़ आवर एडवर्सरी और हम हमेशा इंडिया को उस एंगल से देखते हैं, इंडिया हमें उस एंगल से देखता है। लेकिन इस वार के दौरान भी आप देखिए, अगर इंडिया को ईरान के ऑयल को बाय करने की परमिशन थी तो पाकिस्तान को क्यों नहीं थी? ईरान पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप को इसके साथ इन गुड ऑफिसेस को प्रोवाइड करने के साथ साथ ये भी बात बनवानी चाहिए कि हम ईरान के साथ क्यों ना तिजारत करें, और हम अगर तिजारत करते हैं ईरान के साथ और हर तरह की करते हैं तो हम पे सैंक्शंस या ईरान के ऊपर सैंक्शंस पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में क्यों लगाई जाएं? अगर हम खाली ईरान के साथ नेबर कंट्री के तौर पर अगर हम ये बात मनवा लेते हैं यूएस लीडरशिप से और कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ तिजारत करेगा और उससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा आफ्टर द पीस अकॉर्ड, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की लीडरशिप की अचीवमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के J-17 थंडर और बाकी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स की बात चल रही थी, तो उसमें मैं हाईलाइट करना अभी शायद इतना ज्यादा ओपनली मैं नहीं करूंगा, लेकिन यूएस का प्रेशर था कि कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर के ये पाकिस्तान से न लिए जाएं, जो कि मैं समझता हूं कि सफारती तौर पर हमें उसको उजागर भी करना चाहिए था और उनको कन्विंस करना चाहिए था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जो अचीवमेंट हासिल किए और अगर हमारी जो वेपन्स की इंडस्ट्री है ये ग्रो करती है और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और बाकी कंट्रीज उसको बाय करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग इट दे शुड अप्रिशिएट इट। क्यों? अगर हम उनको गुड ऑफिसेस प्रोवाइड करके उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो दे शुड आल्सो डू इट। आखिरी बात, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं।
देखिए मिडिल ईस्ट में जो भी फ्यूचर इसका आने वाला है, मैं समझता हूँ कि सऊदी लीडरशिप ने बड़ा सेंसिबल और मेच्योरली इस चीज़ को डील किया है कि जैसे यूएई ने हमसे वो ले लिए अपने जो इनकी पाकिस्तान के पास रिजर्व में थे तकरीबन 3.5 बिलियन है, Exactly. 2 बिलियन ले लिया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के साथ भी हमें उनको भी उनके सामने भी हमें इस बात को लेकर चलना चाहिए कि जो डिफेंस अकॉर्ड हमने उनके साथ किया है उसके हमें क्या डिविडेंड्स मिलने जा रहे हैं, Exactly. क्योंकि हम खाली फॉर द सेक ऑफ इट अभी ऑब्वियसली देखें पाकिस्तान एक बड़ा टाइट ट्रोप के ऊपर चल रहा है। एक Exactly. तरफ हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है जिसको हम ऑन करते हैं, अप्रिशिएट करते जी। हैं, लेकिन इसी जंग के दौरान हमने हमारी जो मिलिट्री है वो सोल्जर्स और हमारे Alright. इक्विपमेंट सऊदी अरब में पहुंचे हैं। देखिए हमें Right. ईरान के साथ भी एंगेज करना डॉक्टर चाहिए बिजनेस साहब, में। आई एम वेरी सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इंशाल्लाह इसको आगे चल के ज़रूर कंटिन्यू करूंगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त आपने अपना जो व्यू भी दिया और बड़ा अच्छा ओपिनियन भी दिया। लास्टली मैं एक जुमला बस चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब से, लास्टली ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब, लास्टिंग होगी ये डील, ये आखिर में एक जुमले में बता दीजिए, येस और नो, आपको लगता है कि लास्टिंग होगी, सस्टेनेबल है? जी देखें जी, इसकी सस्टेनेबिलिटी तो हम पाकिस्तान और अमेरिका पे पड़ती है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, हमें एक नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाना चाहिए ऑलराइट, टू केटर द फ्यूचर इकोनॉमिक चैलेंजेस। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। एग्जैक्टली, We must first of all make that roadmap. बिल्कुल ठीक है। How we are going to benefit from this accord? How we are going to benefit from the Middle East situation? How Absolutely. we are going to benefit from the polarity of the global powers? All right. We had a good relations with China. We have good relations with Russia. How we can वी मस्ट हैव सम interact प्लान in- कि हमें उसको हाँ। कैसे एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, आई शुड बी थैंकिंग यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। कंक्लूजन इसी बात पे करूँगा कि ये जो डेवलपमेंट है, देखना होगा कि अब ये जो अगला डायलॉग होगा, ये जो सेटलमेंट होने जा रही है, ये लास्टिंग होगी या नहीं होगी, और ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चलकर हम बात करेंगे। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। यासिर हुसैन और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।